दो तरह के गुंडे थे यूपी में। एक गुंडे थे जो सरकार द्वारा संरक्षित गुंडे, अजय मिश्रा टैनी गृह मंत्री बने बैठा, उस एरिया का सबसे बड़ा गुंडा है। 5 किसान जिसने गाड़ियां में रौंद दिए, उसका वो तो गुंडा राज खत्म नहीं हुआ। ब्रजभूषण सिंह फेडरेशन चलाता था खिलाड़ियों की, गुंडा का सबसे बड़ा गुंडा है उस एरिया का। मगर अगर कोई पार्टी किसी दलित नेता को मुखर होने का मौका देती है देश के संविधान की ताकत के तहत, तो उसको अपनी पार्टी का लीडर बना करके आवाज उठाने का मौका देती है, तो उसका माइक बंद कर दिया जाता है। ये ओछी मानसिकता थी। मणिपुर के ऊपर चर्चा कह रहे थे, मणिपुर पे बहस होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? मणिपुर हमारे 4 महीने से जल रहा है, हजारों आदमियों का कत्ल हो चुका है, सैकड़ों महिलाओं के साथ रेप हो चुका है। और क्या चाहते हैं मोदी जी? देश को खत्म करना चाहते हो क्या? मात्र वो अपनी बात ही तो रखने के लिए खड़े हुए थे। जो मणिपुर में सुनिए, माइक बंद कर दिया। अजीब तानाशाही है। कराया मैं उसके की कमियां गिना रहा था RSS की, तो कहने लगा सांस्कृतिक संगठन। ये सांस्कृतिक संगठन नहीं है। एक अपवाद को छोड़ करके इसका अध्यक्ष एक ही जाति का बनता है। वो पोगा पंथी वाले लोग, धर्म के ठेकेदार, वही बनते हैं, और नहीं बन सकता। ना इनका अध्यक्ष कोई दलित बन सकता, ना इनका अध्यक्ष कोई आदिवासी बन सकता, ना इनका अध्यक्ष को महिला बन सकती, ना इनका अध्यक्ष को OBC बन सकता, ना इनका अध्यक्ष हमारे जैसा कोई खेती करने वाले किसानों में से कोई बन सकता। वही बन सकता चित्त पावन ब्राह्मण। और वो चित्त पावन ब्राह्मणों की एक नीति है, वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझते हैं। हमारे तो जो उत्तर भारत के ब्राह्मण है, नहीं उनने भी ब्राह्मण नहीं मानते हुए, उनने भी नहीं तुम कर्म कांड नहीं जानते। हमारे तो ब्राह्मण नहीं मानते, हमने तो क्या मानते थे। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल हमारे साथ सुरेश कोथ है, जो किसानों की लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। तो अभी 9 अगस्त का एक बड़ा प्रोग्राम है, तो किस तरह का कार्यक्रम रहेगा, किस तरह के है जो अभी तैयारियां चल रही है, तो उसके ऊपर सुरेश कोथ जी से बातचीत करांगे। लगातार किसान आंदोलन में हम देखे और इससे पहले भी देखा जो किसान मजदूर की एक बुलंद आवाज़ है, तो बातचीत करांगे। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, क्या कुछ प्रोग्राम है जो 9 तारीख का अपना प्रोग्राम रखा गया है? 9 तारीख का प्रोग्राम अकेला हमने नहीं रखा है। 9 अगस्त 1942 को हमारा आज़ादी के आंदोलन के दौरान एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है भारत की हिस्ट्री में। वैसे आदिवासियों में आदिवासी दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। अब की बार पूरे देश के किसान संगठन और पूरे देश की ट्रेड यूनियंस या मजदूरों के संगठन 9 अगस्त के दिन इस फासिस्टवादी विचारधारा के खिलाफ, जो मोदी सरकार एक तरह की विचारधारा पूरे देश में थोपने की कोशिश कर रही है, कहीं UCC के नाम पर, कहीं हिंदू राष्ट्र के नाम पर, उनके खिलाफ हर डिस्ट्रिक्ट में बड़े प्रदर्शन या बड़ी सभाएं होंगी। उसी कड़ी में हमारा संगठन, जो भारतीय किसान मजदूर यूनियन के नाम से हम संगठन चलाते हैं, हमने बास अनाज मंडी में एक कन्वेंशन रखी है, जिसमें हमने अपने हमारा 10 डिस्ट्रिक्टों में संगठन है। ज़्यादातर हमारा संगठन वहीं पर है जहां पर खापों का कल्चर है, क्योंकि हम खापों से जुड़े हुए हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन वो भी खापों का एरिया में है, राजस्थान में वो भी खापों के एरिया में, आउटर दिल्ली में वो भी खापों के एरिया में। एक कुदरती एक सिस्टम सा बन गया। मेरे साथ वही लोग जुड़ रहे हैं जो हमारे को समझते हैं। तो खापों का बीच का क्षेत्र पड़ता है मुनाल और बास के आसपास। हमने उस जगह को यूँ चुना कि भाई यहाँ का एक मैसेज पूरे एरिया में जाएगा। वहाँ रोहतक भी नज़दीक है, भिवानी भी नज़दीक है, हिसार का एरिया है, जींद भी काफ़ी नज़दीक है, जो लाना बड़े नज़दीक पड़ता है।
वहाँ हमारे संगठन की एक कन्वेंशन रखी गई है, जहाँ हमने बाहर दूसरे जिलों से, जैसे कैथल है, पानीपत है, सोनीपत है, जो थोड़े से दूर के हैं, वहाँ से हमने जहाँ किसान कार्यकर्ताओं को बुलाया है, वहीं आसपास के सभी किसानों को भी कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, क्योंकि उस दिन बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। सबसे पहले तो हमारे जो पेंडिंग मुद्दे हैं, दिल्ली के बॉर्डरों के बाद एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून हो, लखीमपुर के दोषी आज तक जो सज़ा नहीं हुई है वो हो, हमारे किसान जेल में पड़े वो हो, हमारे केस पेंडिंग है वो हो, बाढ़ का बहुत बड़ा मुद्दा हमारा उत्तर हरियाणा आज बाढ़ की चपेट में है, पंजाब में बाढ़ है और हिमाचल में बाढ़ है, लगभग 20 से 25 हज़ार करोड़ का नुकसान हो रहा है। उसके लिए हम भारत सरकार से एक पैकेज की मांग कर रहे हैं, वो एक मुद्दा रहेगा। और एक मुद्दा रहेगा कि राजनीतिक तौर पर जो पार्टी आज सत्ता में, वो देश को बिल्कुल बर्बाद करने पर तुली हुई है। मणिपुर की घटना आपने देखी, जब हमारा देश के अंदर लड़कियों को नंगा घुमाया जाने लग गया, तो समझो देश के बहुत बुरे हालत है। भाषण देते हैं मैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से, मगर सच्चाई में प्रधानमंत्री जैसा कार्यालय 3-3, 4-4 महीने से चुप है, गृह मंत्री 3-4 महीने से चुप है, और वहाँ धार्मिक दंगे हो रहे हैं। पहले हम सोच रहे थे जातीय दंगे, जातीय दंगे नहीं है, ये जानबूझ करके गुजरात पैटर्न की तरह जानबूझ के नहीं बोल रहे। जिस तरह गुजरात में सरकार ने एक पक्ष की तरफ अपर एंड रखा था, चुप रहे थे जानबूझ करके, इसी तरह मणिपुर में भी वो खेल खेला जा रहा है। वहाँ जो कुकी आदिवासी है वो ईसाई धर्म को मानने वाला है, जो मतई आदिवासी है वो हिंदू को मानने वाला है। बहुत से मंदिर तोड़ दिए गए, 300 से ज़्यादा चर्चें जला दी गई, वो एक धार्मिक मुद्दा बन के खड़े हो गया, सांप्रदायिक दंगे बन के खड़े हो गए। तो इस तरह के माहौल से दुखी होकर के हमारी ये भी मांग रहेगी, जिस तरह गांधी जी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, हम उसी तरह मोदी से भी उस दिन कहेंगे, कारपोरेट से भी उस दिन कहेंगे कि कृपया आप भारत छोड़िए, अब ज़्यादा दिन तक हम आपको सहन नहीं कर पा रहे। प्रधान जी, 1942 में जो स्थिति हुई थी, जो गांधी जी ने आंदोलन चला था, आप मानो मौजूदा सरकार में उसी प्रकार की स्थिति हो रही है? उससे भी गंदी। उस समय तो हमारे को ये तो पता था कि ये गोरी चमड़ी का आदमी है, यूरोप से, इंग्लैंड से आया, हमारे ऊपर शासन कर रहा। ये तो हमारे बीच में बैठकर हमारे जैसे लोग और हमारे देश का नुकसान कर रहे हैं, हमारे देश में जातियों के नाम से दंगे करवा रहे हैं, हमारे देश में धर्म के नाम से दंगे करवा रहे हैं। जबकि जब देश आज़ाद हुआ था, हमारे जितने शहीद थे उनका एक सपना था कि हमारा देश एक सेकुलर स्टेट होगा, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जातियां एक सुंदर गुलदस्ते के रूप में एक साथ भाईचारा बना के रहेंगी। मगर आज ये लोग सत्ता की कुर्सी पे बैठ करके, प्रधानमंत्री की देश के अंदर सबसे बड़ी कुर्सी होती है, प्रधानमंत्री की मानसिक दशा ये है कि उन्होंने खुद एक बार बोलते हुए हमारे मुस्लिम भाइयों पर अटैक किया कि ये जो नारे लगा रहे हैं हम इनको टोपी से पहचानते हैं, यानी कपड़े से पहचान करना, यानी उनकी अंतर की दशा उभर के आ रही कि ये कितने घृणित लोग हैं, एक धर्म के खिलाफ कितना जहर रखते हैं दिमाग में। तो ये लोग हमारे सत्ता की कुर्सी बैठने के लायक नहीं है। प्रधान जी, आपने यूपी में देखिए होगा, इतना विरोध था, लेकिन एक धर्म के नाम पर ही वोट लिए हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और अभी आपने देखा हो जी, जो अतीक अहमद का मर्डर किया था, कि जितने भी गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो आप मानो कि इस सरकार में यूपी के हालात देखे जो कि गुंडा राज खत्म हो रहा है। दो तरह के गुंडे थे यूपी में। एक गुंडे थे जो सरकार द्वारा संरक्षित गुंडे, अजय मिश्रा टैनी गृह मंत्री बने बैठा है, उस एरिया का सबसे बड़ा गुंडा है। 5 किसान जिसने गाड़ियां में रोंद दिए, उसका वो तो गुंडा राज खत्म नहीं हुआ। ब्रजभूषण सिंह फेडरेशन चलाता था खिलाड़ियों की, गुंडा का सबसे बड़ा गुंडा है उस एरिया का।
और सरेआम लड़कियों ने बयान दिए, सरेआम लड़कियों ने बयान दिए कि हमारे साथ छेड़खानी हुई है, यौन शोषण का दोषी है। सांसद है भाजपा का, कहाँ गुंडा राज है, कहाँ बाबा का बुलडोजर है, सब बकवास। अगर मामूली सा भी, और एक अब तो जो इन्होंने प्रधानमंत्री ने एनडीए बनाया नहीं, बहुत बड़ा गुंडा होता था कि यूपी का, उसका लड़के के साथ समझौता करे, पार्टी चलाता था वो, उसके साथ समझौता करे, एनडीए का पार्ट बना दिया। यानी विपक्ष में जो होता है, जो आदमी होता है, तब तक तो इनको उनका भ्रष्टाचार भी दिखता है, गुंडापन भी दिखता है, और जब ईडी सीबीआई के डर से वो भाजपा में आ जाता है, फिर उसका ना उसका गुंडापन दिखता और ना ही उसका भ्रष्टाचार दिखता, फिर वो सारे दूध के दोहे हो जाए हैं। एक तरफा गुंडा राज खत्म कराया है, एक तरफ का गुंडा राज बढ़ाया है योगी ने। तो प्रधान जी, संसद की बात करा तो अभी चर्चा चल रही थी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के खड़गे जी, उनका माइक भी बंद किया गया है, जो मणिपुर पर वो चर्चा कर रहे थे, बहस कर रहे थे। ये पूरे देश के दलितों का अपमान है। हमारे देश के अंदर पहली बात तो किसी दलित नेता को इतना बड़ा मौका दिया ही नहीं जाता। सभी पार्टियां अंदर खाते जिस तरह खेल खेलती सबको पता है, मगर अगर कोई पार्टी किसी दलित नेता को मुखर होने का मौका देती है देश के संविधान की ताकत के तहत, उसको अपनी पार्टी का लीडर बना करके आवाज उठाने का मौका देती है, तो उसका माइक बंद कर दिया जाता है। ये ओछी मानसिकता थी। वो कोई गलत बात नहीं कह रहे थे, मणिपुर के ऊपर चर्चा कह रहे थे, मणिपुर पे बहस होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? मणिपुर हमारे 4 महीने से जल रहा है, हजारों आदमियों का कत्ल हो चुका है, सैकड़ों महिलाओं के साथ रेप हो चुका है। और क्या चाहते हैं मोदी जी? देश को खत्म करना चाहते हो क्या? मात्र वो अपनी बात ही तो रखने के लिए खड़े हुए थे कि मणिपुर में सुनिए, माइक बंद कर दिया। अजीब तानाशाही है। विपक्ष कहीं बाहर बैठता है, मीडिया आवाज नहीं उठाती, मीडिया के कान बंद कर रखे हैं, मीडिया नहीं सुनती। संसद में माइक बंद कर दिया जाता है। फिर तानाशाही में क्या अंतर है भाई? जो आप इमरजेंसी करते हो इंदिरा के जमाने की, हालांकि वो भी इमरजेंसी गलत थी, जनता की आवाज नहीं रोकनी चाहिए, मगर उससे तो 10 गुना ज्यादा तानाशाही आज के दिन। ना मीडिया बोल सकती, ना संसद में बोला जा सकता। तो प्रधान जी, किस तरह के हालात मानो आप मौजूदा सरकार में देश की? अगर सही मानने में मैं अपना बात बताऊं, आरएसएस अपने तरीके से इस देश को चलाना चाहती है, और आरएसएस वो संगठन है, इसको मेरे से एक साथी कहने लगा, ऑब्जेक्शन कराया मैं उसके की कमियां गिना रहा था आरएसएस की, तो कहने लगा ये सांस्कृतिक संगठन। ये सांस्कृतिक संगठन नहीं है। एक अपवाद को छोड़ करके इसका अध्यक्ष एक ही जाति का बनता है, वो पोगा पंथी वाले लोग, धर्म के ठेकेदार, वही बनते हैं, और नहीं बन सकता। ना इनका अध्यक्ष कोई दलित बन सकता, ना इनका अध्यक्ष कोई आदिवासी बन सकता, ना इनका अध्यक्ष को महिला बन सकती, ना इनका अध्यक्ष को ओबीसी बन सकता, ना इनका अध्यक्ष हमारे जैसा कोई खेती करने वाले किसानों में से कोई बन सकता। वही बन सकता चित्त पावन ब्राह्मण। और वो चित्त पावन ब्राह्मणों की एक नीति है, वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझते हैं। हमारे तो जो उत्तर भारत के ब्राह्मण है, नहीं उनने भी ब्राह्मण नहीं मानते हुए, उनने भी नहीं तुम कर्म कांड नहीं जानते। हमारे तो ब्राह्मण नहीं मानते, हमने तो क्या मानते थे। वो मनु महाराज ने जो मनुस्मृति का एक होया क्या था, वर्ण व्यवस्था लागू करी थी, उसमें ब्राह्मणों ने अपने आप को श्रेष्ठ घोषित कर लिया था कि हमारा तो सारे आप करो। वो उसी तरह की नीति के ऊपर काम करना चाहते हैं, जबकि ये देश 21वीं सदी में जा लिया। हमारे देश के अंदर प्रजातंत्र है, और हमारे देश के मूल्य ये कहते हैं कि इस देश का हर नागरिक हर विषय में बराबर है। संविधान के आर्टिकल 19 के तहत हर वर्ग
अपना संगठन बना सकता है, अपनी आवाज उठा सकता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो प्रधान जी, इस तरह संविधान ने हर व्यक्ति ने बराबर माना है, तो क्या ये संगठन संविधान को नहीं मानता? फिर इसके हिसाब वो से नहीं मानता, आरएसएस संविधान को नहीं मानता। संविधान को उसने कई साल तक तो हमारे तिरंगे को नहीं माना, 30-40 साल तक तो अपना अलग झंडा ले रहे थे वो तो आज सत्ता मूर्ख बना करके सत्ता में पहुंच गए। आज तिरंगा यात्रा के नाम से आरएसएस के लोग कंधे पे जब तिरंगा ठाए दिखा, हम तो बड़ा अच्छा लग गया कर भाई, ये लोग तिरंगे को सिर्फ मजबूरी में स्वीकार कर रहे हैं, दिल से स्वीकार नहीं कर रहे। दिल से वो राष्ट्रीय झंडा भगवा को बनाना चाहते हैं। तो प्रधान जी, किस तरह तय लोगों को यह चीज़ समझ में आओगी कि सरकार है जो मौजूदा इस तरह के हालात हो रहे हैं, जिस तरह से आप भी है 9 तारीख एक बड़ी कॉल दे रहे हैं कि जिस तरह से गांधी जी ने एक भारत छोड़ो आंदोलन चला था, उसी तहत उसी दिन आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं? देखिए, हमारा काम है जनता को सच्चाई बताना, मानना ना मानना तो जनता का काम है। सच्चाई में देश के हालत बहुत बुरे हैं। सच्चाई में ना किसान की ना मजदूर की यहाँ कोई सुनाई नहीं है। सच्चाई में जाति के नाम से, धर्म के नाम से लोग वोट लेते हैं, फिर सबका खून चूसते हैं। 1-2 उद्योगपतियों को ही सारा धन इकट्ठा करके देश का दे दिया, अडानी अंबानी को बेच दिया ये देश। मगर उसके बावजूद, हमारे इतना प्रचार करने के बावजूद, अगर जनता ने गुलामी स्वीकार कर ली तो हमारा बस नहीं चलता। वरना ये सत्ता में रहने के लायक ही लोग नहीं है। जनता को जितना जल्दी इनसे छुटकारा लिया जाए इतना अच्छा है। और मैं तो ये कहता हूं, काला चोर बन जे, हमें कोई लेना देना, इनसे पीछा छुड़ा लो, वरना ये देश के टुकड़े कर देंगे, ये देश को बर्बाद कर देंगे। 40 करोड़ जनता वो है जो इनके प्राथमिकता में नहीं आती। 50 करोड़ जनता वो है जो इन्होंने बीच में तोड़ रखी। वोट तो लेते हैं उसको जनता, उसके हिंदुत्व के नाम से, मगर उनसे घृणा करते हैं। मात्र 20-30 करोड़ जनता ऐसी है जो उनसे, इनके विचारों से सहमत है और जिसको थोड़ा बहुत कहीं न कहीं अपना मानते हैं। मात्र 3.5% लोग हैं इस देश के जो इस सारे तंत्र को घुमा रहे हैं। प्रधान जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार ने नारा दिया था, लेकिन जो मणिपुर में देखा हमने आज तक नहीं देखे हो गया, ना ही कदे सुना था कि इस तरह के हालात हो। तो किस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही सरकार, जिस तरह से मणिपुर के हालात देखे हैं? मोदी जी का नारा देने का अलग स्टाइल है। जो ये नारा देता है उससे ठीक उल्टा काम करता है। इसने सबसे पहले संसद में जब सांसद बन के आया, संसद के सामने माथा टेका था, संसद खत्म कर दी, नई बना ली। दूसरा नारा दिया सबका साथ सबका विकास। आज मुसलमानों को, ईसाइयों को, आदिवासियों को, दलितों को, किसानों को गाली दे रहे हैं। विकास तो रहा, गाली दे रहे हैं, लाठियां चला रहे हैं। दूसरा इन्होंने, तीसरा आपने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पहला तो इनके बेटी है नहीं, जिनके बेटी उनने बेरा है, इन्हें तो बचानी औखी हो रही है। जितने भी बलात्कारी गुंडे बीजेपी में है, इतने कहीं भी नहीं है। कुलदीप सेंगर, आसाराम, ब्रजभूषण, अजय मिश्रा टैनी। अभी मणिपुर के हालात देख लो। मुख्यमंत्री को क्या, जिस मुख्यमंत्री के राज्य में, छोटा प्रदेश है, सैकड़ों सामूहिक बलात्कार हो गए हों और वो मुख्यमंत्री गर्व से बैठे आज तक। ये बेटी बचाने का काम है। बेटियां इनसे बचानी पड़ रही है और जितना जल्दी देश इनसे छुटकारा पा लेगा, जो चीज मोदी कहते हैं वो तो बिल्कुल ये समझ लो, अगर उसने कहा संविधान माथे पर लाया, मनुस्मृति लागू करने तुल रहा है, संसद तोड़ दी, कानून नहीं मानता कहेगा। कितने दिन से मणिपुर के ऊपर चिल्ला रहा पूरा विपक्ष, क्या ये जवाब दीजिए? एक बयान भी नहीं। एक दिन बोल रहा है थोड़ा ओ भी गल राजस्थान में। अरे राजस्थान में भी महिलाओं की सुरक्षा जरूरी है, छत्तीसगढ़ में भी जरूरी है, वहां जो घटना हुई वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर मणिपुर जैसे हालात तो नहीं है कहीं पर। वहां तो होगी घटना। मणिपुर में तो सैकड़ों परेडें कराई जा रही हैं किलोमीटरों तक नंगी करके लड़कियों के साथ। कैसे हालात है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में?
शर्म करें मोदी जी, ये देश सारी बात समझ गया और जो जनता आज भी नहीं समझी तो मुझे नहीं लगता फिर, क्योंकि भेड़ का अगर तो फिर बीन बजाने का कोई फर्क नहीं होता। भेड़ ने नहीं बेरा होंगे भाई 7वें सुर में बीन बाज रही है, एक तीसरे में बाज रही है, वो तो खड़ी है अपना जुगाड़ कर रही है। चाहे बीन बजानिया कोडा हो ले मुंदा हो जाए, भेड़ खातिर तो किमें लेना देना नहीं। जनता से मेरी प्रार्थना भेड़ ना बने, सच्चाई को समझे। ये लोग बांटने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर जाति के नाम पर मूर्ख बना के जनता से वोट लेते हैं। जनता से इनका कोई लेना देना नहीं। प्रधान जी क्या जाए कि देश खतरा में है, हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो आपके मानो के हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मेरे भाई हिंदू राष्ट्र है किस हिसाब से होगा, किस किस्म का हिंदू राष्ट्र की बात करें? मैं हिंदू हूं, तू भी हिंदू है। क्या तू चाहेगा कि कोई आरएसएस का गुंडा हमने नहीं बताओ कोई किसा कुर्ता पजामा पारेगा, मंदिर में जाओगा कि नहीं जाओगा, केक खाओगा? कोई नहीं मानते नहीं, हम संविधान के तहत मानना। हम कबीला टाइप की संस्कृति है हमारी हिंदुस्तान की, हमारे अपने कानून हैं और क्यों मानेंगे भाई? आप पूरे दक्षिण को कह रहे हो हिंदी भाषा थोपड़ की बात कर रहे हो, क्यों? उन्होंने विरोध कर दिया, भाई मैं तो मेरी भाषा नहीं छोड़ता। 20 करोड़ इस देश में मुसलमान हैं, वो कहते हैं भाई हम तो मुसलमान हैं। 3.25 करोड़ सिख हैं, 3.25 करोड़ ईसाई है, 13 करोड़ आदिवासी है, वो अपने आप को कहते हैं हमारा तो आदिवासियों का धर्म है, कव्वाली धर्म है। किसके ऊपर थोपड़ा चाह रहे हैं आप? ये जिसको आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो वो खुद ही उस परिभाषा को नहीं जानते। हमारे हिंदुओं के ही रीति रिवाज अलग है, दक्षिण के हिंदू का अलग रिवाज है, उत्तर के हिंदू का अलग रिवाज है, पूर्व पश्चिम का अलग रिवाज है। कौन सा थोपड़ा चाह रहे हैं हमारे ऊपर? हमारे देश की संस्कृति विविधता में एकता की है, हमारे देश के अंदर विविधता में एकता की संस्कृति है। हमारा देश सेकुलर स्टेट बना था और हम सेकुलर स्टेट ही चाहते हैं, एक तरह की विचारधारा नहीं चाहते और ना इस देश के अंदर लागू होगी। प्रधान जी जो 9 तारीख का प्रोग्राम है उसके लिए लोगों को क्या संदेश, क्या अपील करना चाहोगे? मैं प्रार्थना करना चाहूँगा प्रदेश के किसानों से कि जहाँ किसानों के मुद्दे उभारे जाएंगे, जहाँ के मजदूरों की बात करी जाएगी, वहाँ देश के राजनीतिक हालात पे भी चर्चा होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बास अनाज मंडी में पहुँच करके और अपने किसान नेताओं के विचार सुनें। ठीक है, धन्यवाद। तो जिस तरह के हालात है 1942 में और 9 अगस्त को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चला था, उसी तर्ज पर जो सरकार मौजूदा सरकार के हालात हैं, जिस तरह की सरकार काम कर रही है, किसान नेता सुरेश कोदिया ने बात करी कि 9 तारीख को एक बड़ी कॉल होगी, उस पर चर्चाएं की जाएगी। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और आपके विचार आपने कमेंट बॉक्स में देने हैं। ओके दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।